आज़ादी, फ्रीडम। हम इंडियंस को इस वर्ड से इतना प्यार है कि हम दिन रात इसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आज़ादी का हमने ग्राउंड रियलिटी पर क्या किया, तो जवाब शायद बहुत ही कड़वा मिलेगा। हमें लगता है कि आज़ादी का मतलब है सड़कों पर गुटखा थूकना, पब्लिक वॉल्स पर पेशाब करना और जहां दिल किया वहां पर कूड़ा फेंक देना। हमें लगता है कि यह हमारा पैदाइशी हक बन चुका है। पर वहीं कोई इंडियन जब दुबई या सिंगापुर जैसे डेवलप नेशन में जाता है तो वहां पर फाइन या पनिशमेंट के डर से वो बिल्कुल शरीफ बन जाता है। पर हमारे देश में हमें लॉ तोड़ने पर प्राउड फील होने लगता है। हमने सिविक सेंस का मजाक बनाकर रख दिया है। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो धर्म, जाति और भाषा के नाम पर सड़कों पर दंगे करना। जो बसेस और ट्रेन आपके और हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी गई हैं, उन्हें जलाकर राख कर देना। टीवी पर बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बकवास कर देना। और जब देश का फ्यूचर चुनने की बात आती है तो हम देश का विकास नहीं देखते, हम देखते हैं अपनी जाति और कौन सा नेता हमें मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा है। और इस पूरे सिस्टम के कचरे का सिर्फ एक ही इलाज है, एक डंडा। एक ऐसी ब्रूटल डिक्टेटरशिप जिसके आगे ना कोई कास्ट हो ना ही कोई प्रोटेस्ट। जहां अगर आपने सड़क पर थूका तो फाइन नहीं, सीधा जेल होगी। जहां दंगे करने वालों का 24 घंटे में हिसाब हो जाए। कोई पॉलिटिकल बकवास नहीं, कोई डिले नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्शन। जब भी देश में इलेक्शंस का टाइम आता है तो हमारे नेता एक वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट। पर असलियत में एक आम आदमी इस विकास की क्या कीमत चुकाता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2010, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया के पास मौका था पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का। सरकार ने शुरुआती बजट रखा 1600 से 1900 करोड़। पर पता है ये गेम्स खत्म होने तक यह बजट कहाँ तक पहुँच गया? 70,000 करोड़ रुपए। और इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद हमें बदले में क्या मिला? इंटरनेशनल बेइज्जती। गेम्स शुरू होने से पहले स्टेडियम का रूफ लीक करने लगा। करोड़ों की लागत से बनाया गया फुटब्रिज अचानक से ढह गया। पता चला कि उस टाइम के पॉलिटिशियंस ने बड़ी रिश्वत ली और सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने दोस्तों को दे दिए और स्टेडियम के नाम पर कचरा बनाकर रख दिया। सुरेश कलमाड़ी और उनके दोस्तों ने पूरे इंडिया का नाम मिट्टी में मिला दिया। इंडिया में एक सिंपल फ्लाईओवर बनने में सालों निकल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले टेंडर पास होता है, फिर उसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है और करोड़ों की रिश्वत देने के बाद भी कोर्ट स्टे लगा देती है। और वहीं अगर बॉर्डर के उस पार देखें तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर 1949 से लेकर आज तक सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, दी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ना ही कोई ओपोजिशन, ना कोई लंबे इलेक्शन कैंपेन, ना ही मीडिया और कोर्ट आजाद है। सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। 2015 में चाइना में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, द मिनी स्काई सिटी, यानी 57 मंजिला स्काई स्क्रेपर। इंडिया में एक ऐसी बिल्डिंग बनने में 5 से 7 साल निकल जाते हैं। पर पता है चाइना ने कितने दिन में बना लिया? 19 दिन दिन रात काम हुआ और चाइना ने 3 फ्लोर पर डे की स्पीड से एक मेगा सिटी खड़ी कर दी, बिना किसी प्रोटेस्ट या फिर कोर्ट के स्टे के। क्योंकि वहां पर लीडर ही नियम बनाता है और जो ऊपर से ऑर्डर आ गया वही फाइनल है। चाइना ने पिछले 40 साल में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, 50,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार कर दिया। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि सीसीपी के आगे कोई ओपोजिशन नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। पर इस परफेक्ट सोसाइटी के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपी है। डेवलपमेंट के इस मॉडल को जिंदा रखने के लिए वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया, द ग्रेट फायरवॉल। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर सब चीज़ बैन है। सरकार जो चाहती है पब्लिक को सिर्फ वही दिखाया जाता है। और इससे भी बड़ा नाइटमेयर है वहाँ का हकाऊ सिस्टम। जो गाँव के गरीब मजदूर इन मेगा सिटीज़ को बनाते हैं, सरकार उन्हें 3rd क्लास सिटीजन मानती है। उन्हें वहाँ के बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर तक नहीं मिलता। साल 2017 बेइजिंग में रहने वाले गरीब मजदूरों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। उनके घर तोड़ दिए गए क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि उनके घर बेइजिंग की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। 而损坏了这个古都的风貌，我还是热爱老北京，这是我的心里话。因为这个老北京才是北京的魂。जब एक ही लीडर को इतनी पावर दे दी जाती है तो उसके लिए एक आम आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक डिस्पोजेबल टूल बन के रह जाता है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना से हमें क्या लेना देना। इंडिया में तो एक अच्छा डिक्टेटर आएगा जो सिर्फ क्रिमिनल्स को सजा देगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने यह भी ट्राई कर लिया है। 25 जून 1975 रात के टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देकर
पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। डेमोक्रेसी सस्पेंड, आर्टिकल 19 खत्म। जो लोग अब तक आज़ाद थे वो रातों रात गुलाम बन गए। आपको लगता होगा कि तानाशाह सिर्फ एक क्रिमिनल को सजा देता है। इमरजेंसी के दौरान 1,10,000 लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट सब बन गए। लेकिन आम आदमी का नाइटमेयर तो तब शुरू हुआ जब पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर संजय गांधी ने जबरदस्ती नसबंदी करने के ऑर्डर पास कर दिए। कोई बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, लेकिन साथ साथ उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी। तो जो इस काम को करना चाहते हैं वो अपना काम दिखाएं और काम दिखाने के बाद कहें कि उन्हें कुछ प्रमोशन दिया जाए। अपने कोटास पूरा करने के लिए पुलिस गांव के गांव रेड करती थी। हरियाणा के उत्तावर विलेज में एक दिन में 800 से ज्यादा मर्दों की नसबंदी कर दी गई और इन जबरदस्ती किए गए ऑपरेशंस में हजारों लोगों की जान तक चली गई। और वहीं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रहने वाले हजारों गरीब लोगों की बस्तियां गिरा दी गई और जिन्होंने विरोध किया उन पर गोली तक चला दी। और ये सब करने के बाद गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट पता है क्या दिया कि देखो ट्रेन टाइम पर चल रही है। पर दोस्तों, ट्रेन तो हिटलर के टाइम पर भी टाइम पर ही चलती थी, लोगों को उसके एक्सपेरिमेंट कैंप्स में ले जाने के लिए। इमरजेंसी की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि आपने डिक्टेटरशिप का सबसे डार्क फेस देख लिया, पर आप यहाँ पर गलत हैं। नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर एक आम आदमी को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने घर में अपने बच्चों या अपने माँ बाप की फ़ोटो तक लगा सके, पर एक फ़ोटो उसे कंपलसरी लगानी पड़ेगी, उनके लीडर किम जोंग उन की। और ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को एक स्पेशल कपड़ा भी प्रोवाइड करती है उस फोटो को साफ करने के लिए। रात के किसी भी टाइम पुलिस किसी भी सिटीजन के घर पर रेड मार सकती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि लीडर की फोटो पर धूल तो नहीं लगी या फिर फोटो टेढ़ी तो नहीं लगी हुई। और अगर फोटो थोड़ी सी भी गंदी या टेढ़ी लगी हुई मिली तो आपको पता ही है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर को किसी वोट बैंक की परवाह नहीं होती। अगर उसके देश में किसी ने कोई दंगा किया तो वो 24 घंटे के अंदर एक ऐसी सजा देगा कि आगे से किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। पर एक सच ये भी है कि इंडिया को प्योर डिक्टेटरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। ये देश इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डाइवर्स है कि एक आदमी के हाथ में सारी पावर देना बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है। लेकिन इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत ज़रूर है, एक ऐसा लीडर जो लॉ एंड ऑर्डर में रहकर बोल्ड एक्शन ले सके। डेमोक्रेसी स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर है, पर इसमें आपके पास फ्रीडम है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और टाइम आने पर अगर आपके लीडर ने अच्छा काम नहीं किया तो आप उस लीडर को भी बदल सकते हैं। आखिर में ये देश हम सबका है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं चाहिए बल्कि जनता को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि असली में विकास हो सके। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कमेंट्स में बताइए।